गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, स्वागत, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील टू कनेक्ट विथ मी। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एग्जामपुर टीचिंग स्कूल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कल हमने जो प्रैक्टिस सेट किया था उसी का अगला भाग है आज। उस प्रैक्टिस सेट को हमें करना है, यानी शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न है आज के विभाग में, तो उसको हम देखेंगे विस्तार से और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लीजिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ध्यान से देख लीजिएगा प्रश्न को। छात्राणाम मौखिक अभिव्यक्ति वर्धनाय कीदृशाः प्रश्नाः भवेयुः। कहा कि छात्र के मौखिक अभिव्यक्ति की वर्धन के लिए किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया है कि छात्र के अभिव्यक्ति कौशल को हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए प्रश्न किस प्रकार के हों, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिएगा अभिव्यक्ति के दो प्रकार हैं, अभिव्यक्ति के दो प्रकार हैं, है ना। तो मौखिक और लिखित, ये तो आप जानते ही हैं, मौखिक और लिखित। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति की बातचीत की जा रही है, यानी हम ऐसी मौखिक अभिव्यक्ति के दौरान हमें उस प्रकार की क्रियाकलापों को ज़्यादा महत्व देना होगा जिससे छात्र को बोलने का अवसर प्राप्त हो, छात्र को प्रश्न का उत्तर देने यानी मौखिक उत्तर देने में छात्र सक्षम रहे। तो इसलिए यहाँ पर बताएगा क्या सही आंसर होगा। भाषा कौशल संबद्धाः प्रश्नाः, भाषा कौशल संबद्ध प्रश्न, और कहा कि लघुत्तरात्मकाः प्रश्नाः, लघुत्तरात्मक प्रश्न, और उच्चस्तरीयाः प्रश्नाः, उच्चस्तरीय प्रश्न, और सर्वम यानी सभी प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ बताइएगा क्या सही आंसर होगा, ये आपको बताना है जी। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों ने ए आंसर दिया है, लेकिन यहाँ पर ए की अपेक्षा यहाँ पर डी सही होगा। कारण कि देखिएगा मौखिक अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो छात्र उसका उत्तर मौखिक रूप में ही प्रदान करेगा, है या नहीं, ये चीज़ आप समझते हैं ना, जानते हैं ना, ये आपने अनुभूत किया होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये लघुत्तरात्मक प्रश्न का यानी 3 या 4 वाक्यों में दे देगा या फिर 1 वाक्य में दे देगा, किसी भी तरह से इसका आंसर मौखिक रूप में देने में सक्षम होगा। और उच्च स्तरीय प्रश्न ये थोड़ा सा चिंतन शैली, मतलब जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, तो इस प्रकार के जो चिंतनशील प्रश्न जो होते हैं ना, वो प्रश्न यहाँ पर उच्च स्तरीय प्रश्न के श्रेणी में हम रख सकते हैं उन प्रश्नों को। तो इसलिए ये सभी प्रश्न छात्र के चिंतनशीलता को भी बढ़ावा करते हैं और साथ में सोच करके जब बोलने की छात्र की क्षमता भी यहाँ पर मतलब बढ़ने लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये सभी के सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही होंगे। डी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, और यहाँ पर एक और प्रश्न की अगर हम बात करें, इसी प्रश्न के साथ साथ एक और प्रश्न बनता है, संभावित है, जो कि छात्राणाम भाषा विकासाय, अगर छात्रों के भाषा विकास के लिए किस प्रकार के प्रश्न हों, ये केवल प्रश्न अगर रहता है, इसकी जगह पर मौखिक अभिव्यक्ति को हटा करके छात्र के भाषा विकास के लिए किस प्रकार के प्रश्न हों, तब यहाँ पर क्या होगा, भाषा कौशल संबद्धाः प्रश्नाः, ये इसका राइट आंसर हो सकता था। समझ रहे हैं ना मेरी बात को अच्छे से। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न के साथ आपके 2 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसका इस परिप्रेक्ष्य में डी होगा, लेकिन जो अभी बताया उसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से। कहा कि भाव प्रकाशनम केषां भाषा कौशलानां प्रमुखम कार्यम स्यात्। कहा कि भाव प्रकाशन करना किन कौशलों का प्रमुख कार्य हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सेम एज इट इज जो ऊपर का प्रश्न है ना, उसी प्रकार का प्रश्न ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ और जानना चाह रहा है आपसे, ये ध्यान रखिएगा। भाव प्रकाशन हम देखिएगा, अभिव्यक्तात्मक जो कौशल हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल इनका कार्य होता है भाव को प्रकाशन करना, है ना, भाव प्रकाशन करना, समझ लीजिएगा, भाव प्रकाशन करना।
तो ये सब एक तरह से ये होता है। और ये जो अभिव्यक्तात्मक कौशल के श्रेणी में हम दो कौशलों को रखते हैं, क्या क्या, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक। तो यहाँ पर आपका सबसे पहली बात की अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत यहाँ पर आप भाषण को रखिएगा, भाषण को रख लीजिएगा, साथ साथ में आप लेखन को रखते हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा जी, उभयम, यानी दोनों। क्या होगा यहाँ पर, दोनों ही सही आंसर होगा, यानी ए और बी। इसका तात्पर्य यह है कि उभयम का मतलब होता है दोनों, तो इसलिए यहाँ पर ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही होंगे, ध्यान रखिएगा। और इस परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, कारण कि उभयम का मतलब होता है ऊपर के दो, ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ये होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए भाव ग्रहणम केसाम कौशलानाम प्रमुखम कार्यम, तो यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पर भाव प्रकाशनम की जगह पे अवबोधनम, समझ लीजिएगा, अवबोधनम केसाम भाषा कौशलानाम प्रमुखम कार्यम स्यात्। अगर इस प्रकार के प्रश्न बनता तो अवबोधनात्मक जो कौशल है, अवबोधनात्मक जो कौशल है, क्या क्या, श्रवण और पठन, श्रवण और पठन। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में हमारा आंसर डी संभव होता, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका आंसर यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में डी होगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, तब तक देखिएगा ध्यान से, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, है ना। किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट करते रहिएगा, मैं देख रहा हूं कमेंट के आप जी। भाषा अर्जनस्य प्रमुख कार्येषु इदम न अंतर्भवति या फिर न आयाति। कहा कि भाषा अर्जन के कंसेप्ट समझ लीजिएगा, भाषा अर्जन की बात की जा रही है यहाँ पर, भाषा अर्जन की बात की जा रही है। भाषा अधिगम, यानी भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, भाषा अर्जन दोनों में डिफरेंट है कुछ चीज। भाषा अर्जन के प्रमुख कार्यों में यह नहीं आता है, तो यहाँ पर बताएगा अभ्यासः, अनुकरणम, भूयो भूयः भाषा प्रयोगः, यथार्थ अवबोध। तो बताइएगा भाषा अर्जन जो है इसके कार्यों में क्या नहीं आता है, यहाँ पर आपको बतलाना है। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा जी। भाषा अधिगम की अगर हम बात करें तो भाषा अधिगम में प्रयासपूर्ण चीजें शामिल हैं, यानी आप जो कुछ भी मतलब जिस भी भाषा को सीखोगे उस भाषा में आप क्या करोगे, प्रयास जब लगा करके किसी भाषा को सीखोगे, परिश्रम करके किसी भाषा को सीखोगे तो वो भाषा अधिगम कहलाएगी। जहाँ पर आप स्वाभाविक तौर से भाषा को सीखोगे वो है क्या है, स्वाभाविक तौर से जिस भाषा को सीखोगे तो वो यहाँ पर भाषा अर्जन कहलाएगा। ये चीज़ आप जानते हैं। स्वाभाविक तौर से सबसे पहले आप मातृभाषा को यहाँ पर सीखते हैं, मातृभाषा है ना, तो ये आप क्लियर करते हैं। और इसलिए मातृभाषा हमारी प्रथम भाषा होती है, तो भाषा अर्जन के द्वारा आप क्या करते हैं, प्रथम भाषा का शिक्षण करते हैं, अधिगम करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं भाषा अधिगम की, यहाँ पर आप द्वितीय भाषा को सीखते हैं, द्वितीय भाषा को सीखते हैं, ध्यान रखिएगा, द्वितीय भाषा, तो ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, वो द्वितीय भाषा आप यहाँ पर संस्कृत रख लीजिए या फिर चाहे यहाँ पर अंग्रेजी रख लीजिए या कोई भी भाषा रख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई भी भाषा यहाँ पर आ सकता है, ये चीज़ आप नोट करते रहिएगा। यहाँ पर बताएगा इदम न आयाति, यहाँ पर क्या चीज़ नहीं आएगा ये आपको बतलाना है इस प्रश्न के संदर्भ में, भाषा अर्जन के प्रमुख कार्यों में जी। यहाँ बताइएगा जी, अनुकरण बिल्कुल आएगा, न आयाति प्रश्न पूछा है, अनुकरण आएगा, भूयो भूयः भाषा प्रयोग आएगा। अब बताइएगा इसमें दो ऑप्शन में से क्या, बार बार भाषा का प्रयोग करना जी, अपने परिवेश में रह करके बार बार भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। और यथार्थ अवबोध, हम इसका यथार्थ भी मतलब अवबोध करते हैं जब हम कोई अभ्यास के द्वारा किसी भाषा को सीखेंगे या अभ्यास या परिश्रम के द्वारा किसी भाषा को सीखते हैं, तो यहाँ पर आपका अभ्यास या फिर परिश्रम के द्वारा, परिश्रम लिखना चाह रहा था, यहाँ पर कुछ गलत लिखा गया, अभ्यास या परिश्रम के द्वारा हम जिस भाषा को सीखते हैं वो भाषा यहाँ पर भाषा
अधिगम कहलाएगी, भाषा अधिगम कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। इसमें अभ्यास की ज़्यादा प्रमुखता होती है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर ए इसका ऑप्शन सही होगा, मैक्सिमम लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावशाली रीत्या भाषा शिक्षणे इमे अंशाः भवन्ति। प्रभावशाली रीति से भाषा सीखने के दौरान ये अंश मतलब होते हैं। इस मतलब यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप प्रभावशाली तरीके से किसी भाषा को सीखते हैं तो उसमें मतलब कौन से अंश शामिल होते हैं, ये चीज यहाँ पर पूछना चाह रहा है। ज्ञान आधारित क्रियाओं को यहाँ पर आप स्थान देते हैं, यानी सीखने से संबंधित, ज्ञानार्जन से संबंधित क्रियाओं को आप यहाँ पर फोकस करते हैं। और कहा कि क्रिया आधारिता, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा सीखने के दौरान आप बहुत विभिन्न प्रकार की क्रिया, जैसे खेल को खिलाना और इसी प्रकार से वाद विवाद इत्यादि प्रोग्रामों का संचालन करना, इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा आप भाषा सीखते हैं। और भाषा शिक्षण का हम क्या करते हैं, उद्देश्य पूर्ण तरीके से, मतलब जैसे भाषा शिक्षण का कोई ना, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति है वो बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति समर्पित नहीं होता है। इसी प्रकार से शिक्षण का जो कार्य होता है वो कार्य भी मतलब किसी न किसी उद्देश्य के साथ चलता है। तो इसलिए ये यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सर्वे होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ज्ञान आधारित भी होते हैं और क्रिया आधारित भी होता है और उद्देश्य पूर्ण भी होता है। तो इसलिए ये तीनों चीज भाषा शिक्षण के दौरान आपको यहाँ पर प्रभाव रूप से आपको देखने की जरूरत है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी, इसका भी कुछ लोग बोल रहे हैं क्रिया आधारित होगा प्रभावशाली रीति से, तो क्योंकि अगर ये तीनों चीज एक साथ होंगे तो और ज्यादा प्रभावकारी होगी ना चीजें, है या नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा भाषा शिक्षण में तीनों के तीनों। और प्रश्न में भी कहा है, देखिएगा यहाँ प्रश्न बहुवचन में जब दिया गया है तो समझ लीजिए इसका आंसर भी तो बहुवचन में आएगा, है या नहीं। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। कुछ चीजें इसी प्रश्न में हिंट दिया गया है, देखिएगा इमे अंशाः भवन्ति, इस प्रकार के अंश हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा 20वां प्रश्न है, तब तक आप देख लीजिएगा। संस्कृत शिक्षण संदर्भ है, संस्कृत शिक्षण के संदर्भ में प्राचीनतम विधि है। यहाँ पर बताइएगा क्या सही आंसर है। ये टीचिंग स्कूल पर संस्कृत शिक्षण के संदर्भ में प्राचीनतम यहाँ पर विधि कौन सी होगी, यहाँ पर बतलाइएगा। हाँ, तो एडिटर साहिबा आ गई थी, इस वजह से वो कह रही थी क्या मतलब क्लास कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि आजकल एडिटर बहुत कम है ना, इस वजह से ये कोऑपरेट करना पड़ता है हर तरह से, समझ लीजिएगा। संस्कृत शिक्षण के संदर्भ में प्राचीनतम विधि कौन सी है। पाठ्य पुस्तक विधि है, पारायण विधि है, संरचनात्मक विधि है, पर्यवेक्षण विधि है। यहाँ बताइएगा। पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक की अगर बात करें तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो विधि होती है उसको पाठ्य पुस्तक विधि कहेंगे। और पारायण विधि ये प्राचीन विधि के अंतर्गत हम इस विधि को रखते हैं। और संरचनात्मक विधि यानी जैसे भाषा सीखने के दौरान भाषा की छोटी छोटी इकाई जो होते हैं वो संरचना के ऊपर जिसमें बल दिया जाता है वो। और पर्यवेक्षण विधि मतलब आप इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी क्या करते हैं उसमें देखते हैं, आपके रेख देख में सारी क्रियाएं हो रही होती है, ये पर्यवेक्षण विधि होती है। तो यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्राचीनतम, हाँ पिछले क्लास में भी किसी क्लास में हमने चर्चा की है, संस्कृत शिक्षण की विधि कहिए या फिर व्याकरण शिक्षण की कहिए। अगर आपसे पूछा जाए व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है, तब भी हमारा आंसर यहाँ पर पारायण विधि भी होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसी पर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण शिक्षण संदर्भे प्राचीनतम विधि वर्तते, यानी पारायण विधि, तब भी हमारा आंसर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी इसमें बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। बाकी ये विधि जो है ये दोनों आधुनिक विधि के अंतर्गत हम रखेंगे, इसको आधुनिक विधि के अंतर्गत हम इसको रखेंगे, ये चीज भी आप नोट करते चलिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, तब तक देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संस्कृत भाषायाः शिक्षण संप्रेषणे महत्वपूर्णा भूमिका भवति। संस्कृत भाषा के शिक्षण संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चिंतनस्य चिंतन का, श्रवणस्य श्रवण का, भाषणस्य यानी भाषण का, लेखनस्य यानी लेखन का। कहा कि संस्कृत भाषा के शिक्षण संप्रेषण में ये पद यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। इस पद के द्वारा आप इसका आंसर ले सकते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका होती, ये प्रीवियस ईयर में से एक बार पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। किसी भी भाषा के शिक्षण के संप्रेषण के दौरान किस कौशल की सबसे ज्यादा प्रमुखता रहती है? और सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा, श्रवण कौशल सभी भाषा कौशलों का आधार है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, आधार है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर श्रवण होगा। और ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया में देखिएगा, वक्ता और श्रोता होते हैं। वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को, यहाँ पर संदेश रख लीजिएगा, इनके द्वारा प्रेषित ये जो संदेश है, इनके द्वारा मतलब बतलाए गए संदेश को जब श्रोता सुनेगा तभी तो वो प्रतिक्रिया यानी फीडबैक दे सकता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर श्रवण ही होगा। कुछ लोगों को यहाँ पर संदेह है, वो अपने आप को सुधार लीजिएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो श्रवण इसका राइट आंसर होगा, ये चीज आपको यहाँ पर नोट करना है साथ साथ, ठीक है। तो और कोई समस्या इस प्रश्न में, किसी को डाउट नहीं ना? तो बढ़े आगे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा जी। अब यहाँ देखिएगा, अगला जो है आपके लिए प्रश्न 22वां प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण पाठने, संस्कृत व्याकरण को पढ़ाते समय जी आगमन पद्धति है प्रथमम सोपानम वर्तते। आगमन पद्धति का प्रथम सोपान है, तो क्या है आगमन पद्धति का प्रथम सोपान? तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बताया उपदेश यानी उपदेश, और दूसरा बताया सूत्रम यानी सूत्र, और नियमनम यानी नियमन, और उदाहरणम। तो ये सबके सब यहाँ पर समझ लीजिएगा कि आगमन पद्धति के सोपान के अंतर्गत हम इन सभी को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा कि प्रथम सोपान यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट सोपान, फर्स्ट स्टेप ऑफ ये जो आगमनात्मक विधि, आगमनात्मक मेथड, तो इसको आपको बताना है। पहला स्टेप आगमन विधि का, यहाँ बताइएगा क्या सही आंसर होगा इसका। उपदेश होगा, या फिर सूत्र होगा, या फिर नियम होगा, या फिर उदाहरण होगा। पहला स्टेज। और इसी प्रकार से यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए निगमनात्मक विधि में, निगमनात्मक विधि का प्रथम सोपान क्या हो सकता है? बन रहा है ना प्रश्न, सेम एज इट इज। अगर इसी प्रश्न के साथ में मैच करके दूसरा प्रश्न बनाया जाए तो बनेगा जरूर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा है यहाँ आगमनात्मक पद्धति के प्रथम सोपान को, तो यहाँ पर निगमनात्मक पद्धति का प्रथम सोपान को भी समझना बहुत आवश्यक है जी। बहुत बेहतरीन। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग, मैक्सिमम लोगों का डी आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न में भी गलत किया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उदाहरण सबसे पहला रहेगा, आंसर इसका सही रहेगा। और निगमनात्मक बात करें तो यहाँ पर नियम सबसे पहला रहेगा, ध्यान रखिएगा नियम। या फिर अगर यहीं पर पूछा जाए कि संस्कृत अष्टाध्यायी पाठना समय निगमन पद्धति प्रथमम सोपानम, अगर इस प्रकार से पूछ देगा तो सूत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फिर, क्योंकि अष्टाध्यायी सूत्रों पर विरचित है। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर संभव हो सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा जी। मैं देख पा रहा हूं आप सभी ने अच्छा आंसर दिया है। अगले प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। कहा कि श्यामपट्ट प्रयोगस्य मुख्यम उद्देश्यम वर्तते। श्यामपट्ट यानी जो ब्लैक बोर्ड जब हम यूज करते हैं शिक्षण के दौरान, उस शिक्षण के दौरान ब्लैक बोर्ड उपयोग करने का उद्देश्य क्या होगा? और यहाँ पर केवल उद्देश्य नहीं पूछा है,
मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, पाठ्य वस्तुनः व्याख्यानम, पाठ्य वस्तु का व्याख्यान कर देख लेना, या फिर प्रश्नोत्तराणाम समाधानम, प्रश्नोत्तरों का समाधान कर लेना, और उद्बोधितकरणम, कहा कि उद्बोधन कर लेना। कहने का तात्पर्य ये यहाँ पे रख दिया एक पाठ और उसके बाद इसको देखते हुए आप उद्बोधन कर रहे हैं, तो ये चीज। और कहा कि मानसिक विचाराणाम विकसनम, विकसनम, कहा कि छात्रों में विद्यमान है ना, जैसे कोई अदृष्ट संकल्पनाएं होती हैं जो कि मतलब पाठ में जो दिया गया विषय है उससे बोध नहीं हो सकता, इसलिए उसको यहाँ पर लिख करके उसके विचारों को क्या करना, विकसित कर लेना। तो यहाँ पर बताएगा क्या होगा इस परिप्रेक्ष्य में, क्या सही आंसर होना चाहिए। जी, कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं ए होगा, पाठ्य वस्तुनः व्याख्यानम। बेटा पाठ्य वस्तुनः व्याख्यानम कैसे संभव होगा, मुझे एक बार एक्सप्लेनेशन करके दिखा दो कोई, यहाँ पर बताओ क्या सही होगा। इसी प्रकार का प्रश्न पिछले प्रकरण में आया था ना, 2019 शायद, मुझे लगता है जुलाई में आया था। लेह लद्दाख इति संकल्पनाया, इस परिप्रेक्ष्य में आया था कि कोई शिक्षक है, आपने पिछले प्रकरण में पढ़ा हो, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब मैंने आपको टॉपिक वाइज प्रश्नों को रख करके ये प्रैक्टिस सेट बनाया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया था कि लेह ये पाठ पढ़ा रहा है कोई अध्यापक, है ना, और यहाँ पे सांस्कृतिक दिखा रहा है, सांस्कृतिक, और इसी प्रकार से यहाँ पर भौगोलिक। तो इस प्रकार का आपने प्रश्न पढ़ा था, भौगोलिक, भौगोलिक, और इसी प्रकार के प्रश्न आपने देखे थे। तो सेम एज इट इज यहाँ पर प्रश्न होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ इससे क्या होगा कि आपने वहां पे क्या पढ़ा था, संकल्पना मानचित्रम, आपने उसका आंसर लिया था, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, मानसिक विचाराणाम विकसनम, इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, सोचने की कुछ जरूरत है ही नहीं। जी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन। हाँ, श्यामपट्ट कौशल का यद्यपि ये भी है, लेकिन यहाँ पर मुख्य कौशल की बात, मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है, और ये यहाँ पर क्या होगा, ये गौण कौशल होंगे इसके, यानी साथ साथ में इसके कौशल तो होंगे, इसके उद्देश्य होंगे। श्यामपट्ट प्रयोग के उद्देश्य ये भी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत हम केवल एक ही इसी को रख सकते हैं इस संदर्भ में, इसलिए ये सबसे उचित यहाँ पर आंसर होगा। तब आप देखते नहीं है कि वहाँ पर निर्देश में कि उचिततमम निर्देशम उचिततमम विकल्पम चिनुता कहते हैं। अब इस शब्द को ध्यान से देख लीजिएगा, इसका तात्पर्य क्या है। उचिततमम अगर आपसे कहा जाए, उचितम अगर कहा जाए और उचिततमम, इन दोनों में डिफरेंट है। उचित का मतलब होता है सही विकल्प चयन करिए, और उचिततमम का मतलब होता है सबसे सही विकल्प का चयन करिएगा, सबसे उत्तम विकल्प का चयन करिएगा। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे मतलब जो है ना समझ में आने लगेगा, लेकिन अब अगर नहीं समझेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर आपका जो मार्क्स है ना वो थोड़ा कम होगा। तो इसलिए अब समझने का प्रयास कीजिएगा इन चीजों को, है ना। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, तब तक देख लीजिएगा। 24वां प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे आप लोग। संस्कृत शिक्षण विधिषु भंडारकर विधेः अपर नाम, कहा कि संस्कृत शिक्षण की विधियों में भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है। अपरम नाम से तात्पर्य दूसरा नाम। अपर का मतलब होता है दूसरा, है ना, या फिर दूसरी, जो भी कहिए, दूसरा या फिर दूसरी। विधि आप क्या बोलते हो, विधि हिंदी में तो स्त्रीलिंग में होगी, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग में होगा, ध्यान रखेंगे विधि शब्द। प्रश्नोत्तर विधि ही, प्रश्नोत्तर विधि हम इसे कहेंगे, या फिर भाषण विधि या फिर भाषण विधि कहेंगे इसको, और व्याकरण अनुवाद विधि ही कहेंगे, या फिर प्रत्यक्ष विधि कहेंगे। यहाँ बताइएगा क्या सही आंसर होगा इस परिप्रेक्ष्य में। अगर हम प्रत्यक्ष विधि की बात करें, इसी को सुगम विधि कहते हैं, सुगम विधि कहेंगे। इसी को हम निर्वाध विधि कहते हैं, निर्वाध विधि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष विधि को। और
भाषण विधि को ही हम अभिव्यक्ति विधि भी कह सकते हैं, अभिव्यक्ति विधि भी कह सकते हैं। कुछ चीजें जो है आपको अभिव्यक्ति विधि कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, व्याकरण अनुवाद विधि होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ आजकल कमेंट देखने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। जी, सी इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तब तक। जी हाँ, कौशल से संबंधित प्रश्न है। कहा कि प्रारंभिक स्तरे यानी प्रारंभिक स्तर में, यानी 1 से लेकर के 5 तक की बच्चों की बात की जा रही है। श्रवण कौशल वर्धनार्थम, श्रवण कौशल के विकास के लिए कीदृश्यः क्रियाः भवेयुः। प्रश्न छूट गया है लगता है, महाशय जी थोड़ा सा अपने ही धुन में मस्त रहे होंगे। हाँ, देखिएगा, प्रारंभिक स्तर में श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए या फिर वर्धन करने के लिए किस प्रकार की क्रियाएं होनी चाहिए। यहाँ पर प्रश्न ये है, शिशु गीतानि, बाल गीतानि और अभिनव गीतानि या फिर उपरिक्तम सर्वम। जी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, श्रवण कौशल के विकास में श्रवण कौशल, कोई भी शिशु है, कोई भी बच्चा है, उसका भाषिक विकास का आरंभ श्रवण कौशल से प्रारंभ होता है। इसलिए इसको सभी भाषा कौशलों का आधार कौशल कहा जाता है। एक बात ये आप समझते हैं, जानते हैं इस चीज को। तो इस कौशल के विकास में सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को जो चीज बहुत अच्छे लगते हैं, उन चीजों को, उससे संबंधित क्रियाकलापों को हम करवाते हैं। तो उन क्रियाकलापों में ये तीनों क्रियाकलापें बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, उपरिक्तम सर्वम होगा, ध्यान रखेंगे। तो उपरिक्तम सर्वम इसका राइट आंसर होगा, डी इज राइट आंसर, है ना। तो डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब 30 में से 30 आप लोगों के आने ही आने हैं। अब कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मा जी मतलब उसको रोक नहीं सकते, ऐसा लगने लगा है ना, क्योंकि परिश्रम आपका दिख रहा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, छात्राणाम जिज्ञासाभिवर्धये। कहा कि छात्रों के जिज्ञासा अभिवृद्धि के लिए सक्रियता संपादनाय च एतत् आवश्यकम। कहा कि छात्रों के जिज्ञासा वर्धन के लिए और छात्रों में सक्रियता संपादन के लिए यह आवश्यक है, एतत् आवश्यकम, यानी यह आवश्यक है। यहां बताइएगा क्या सही आंसर होगा, क्या आवश्यक है। शिक्षकस्य परिश्रमः, विषयं प्रति स्वकीय भावः, शिक्षक का परिश्रम और विषय के प्रति अपनापन, शिक्षा प्रति गंभीरता, शिक्षा के प्रति गंभीर भाव, और महत्वम आवश्यकतानुरूपम प्रेरणम, महत्व और आवश्यकता के अनुरूप उनको प्रेरण देना। यहाँ बताइएगा क्या सही आंसर हो सकता है। जी, शिक्षक का परिश्रम जरूरी है ना, देख रहे हो मैं यहाँ से करा रहा हूँ तभी तो आप लोग सीख पा रहे हैं। क्या ए आंसर सही होगा, हाँ बताओ, नहीं ना, तो चलो, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, ए ही आंसर दे रहे हैं। तो शिक्षक का परिश्रम से ज्यादा, कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर डी इसका आंसर सही होगा, डी इसका आंसर सही होगा। क्योंकि इस बात को आप समझ लीजिएगा ध्यान से, कहा कि महत्व, छात्र के महत्व और छात्र की आवश्यकता के अनुरूप अगर हम अभिप्रेरण कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीजें जो है उसी के अंतर्गत हम रख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। जैसे कि आप समझ लीजिएगा, छात्र की आवश्यकता का तात्पर्य क्या है कि
है ना, छात्र को विषय अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए छात्र को विषय के प्रति आकृष्ट करने के लिए, उसको अपनापन लगे, इसके लिए आपको जो विषय संबद्ध मतलब उसके रुचि, उसको रुचिपूर्ण तरीके से उसको इन्वॉल्व करने वाली जो क्रियाएं होंगी, उन क्रियाओं को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कराना होगा, ये उसकी आवश्यकता है ना। और शिक्षा की प्रति गंभीरता ये थोड़ा सा उच्च लेवल पर होता है, लेकिन इन सभी चीज़ों को यहाँ पर इसमें हम डी ऑप्शन में शामिल करेंगे, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। सक्रियता संपादन से तात्पर्य ऐसी क्रियाकलापें, मतलब जो ऐसी क्रियाकलापों को कराना जिससे कि छात्र सक्रिय रह सके, है ना, अभ्यास देना, क्लास वर्क दे देना, या फिर मतलब शाब्दिक क्रीड़ाओं को मतलब खिलाना, या फिर सभी बच्चे जिसमें इन्वॉल्व रहे, ऐसे क्रियाकलापों को करना, है ना। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 27वां प्रश्न देखते हैं, तब तक लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, शिक्षणे अभिरुचि वर्धने कः प्रविधि उपयोगकरः स्यात्। कहा कि शिक्षण में अभिरुचि वर्धन के लिए, शिक्षण में रुचि बढ़ाने के लिए कौन सी प्रविधि उपयोगकरः स्यात्, यानी उपयोग हो सकता है, सब यानी उपयोगकरी हो सकता है, उपयोगकर हो सकता है। तो शिक्षण में रुचि बढ़ाने के लिए किस प्रकार की प्रविधि का हम उपयोग कर सकते हैं। कहा कि चित्र प्रविधि का, चित्रों को दिखा करके, है ना, बच्चों को आकृष्ट कर लेना, और संवाद प्रविधि, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करके, है ना, भाषा शिक्षण के दौरान बातचीत का महत्व तो सबसे ज़्यादा होगी ही होगी। और प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रश्नोत्तर की क्रियाओं को, और उक्तेषु सर्वम, यानी कहे गए में से सभी का। जी जी, बहुत बढ़िया, डी आ रहा है आंसर, है ना, डी आना शुरू हो गया, चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया जी, डी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, चित्र प्रविधि, संवाद प्रविधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि, उक्तेषु सर्वम। बहुत ही बढ़िया, उक्तेषु सर्वम यहाँ पर आंसर आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि छात्रों के अभिरुचि बढ़ाने में ये तीनों की तीनों क्रियाकलापें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। ये बात आप समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, है ना। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, डी, डी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, तब तक प्रस्तावना कौशलम, 28वां प्रश्न है, इसको देखिए ध्यान से। 28वां प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा तब तक। 28वां प्रश्न है, उसको देखिए तब तक। प्रस्तावना कौशलम, जो प्रस्तावना कौशल है ना, वो कौशल विषय प्रवेशनार्थम एकम साधनम, विषय में प्रवेश करने के लिए एक साधन है। छात्राणाम ध्यान केंद्रीकरणस्य साधनम, छात्रों का ध्यान आकर्षण करने का एक साधन है। और पूर्व ज्ञानस्य परीक्षण साधनम, यानी पूर्व ज्ञान के परीक्षण का एक साधन है। यहाँ बताइएगा क्या सही आंसर होगा इस प्रश्न का। तो यहाँ बताइएगा प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य क्या होगा यहाँ पर। जी, प्रस्तावना कौशल, जी ये प्रस्तावना जो कौशल है ये तीनों को जोड़ता है, क्योंकि छात्रों को, है ना, जो प्रस्तावना कौशल के द्वारा हम क्या करते हैं, जो आज पढ़ाने वाला जो विषय है ना, उस विषय को उनके पूर्व ज्ञान के साथ हम जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या हो गया, पूर्व ज्ञान का परीक्षण भी हो गया और विषय प्रवेश का साधन भी हो गया, और छात्रों का ध्यान केंद्रीकरण भी इसके द्वारा होता है। तो इसलिए ये भी इसका हो गया, तो इसलिए सर्वम इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक प्रश्न ये भी है, ये भी आप नोट करके रख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, और ये सेकेंड लास्ट प्रश्न होगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे यहाँ पर।
जी, निम्नलिखितेषु मुद्रित पाठ्यपुस्तक प्रयोगापेक्षया, कहा कि निम्नलिखित में से मुद्रित पाठ्य पुस्तक की प्रयोग की अपेक्षा से द्वितीय भाषा अध्ययनार्थम सहायकम किम, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए सहायक क्या है। मुद्रित पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे अधिक सहायक क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। प्राकृतिक अधिगम है, अभिगम नहीं है, अधिगम, प्राकृतिक अधिगम है। भाषा प्रवाह, भाषा की प्रवाहता और व्याकरण अनुवाद विधि और संदर्भोचित अधिगम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कहा गया है कि मुद्रित पाठ्य पुस्तक प्रिंटेड सामग्री की अपेक्षा, ये प्रिंट चीज है, इसकी अपेक्षा सेकेंड लैंग्वेज सीखने में सहायक क्या हो सकती है, इनमें से आपको बताना है। जी मैक्सिमम लोग ए दे रहे हैं आंसर ना, बेटा ए गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक अधिगम में हम भाषा अर्जन को शामिल करेंगे, भाषा अर्जन को। यहाँ पर द्वितीय लैंग्वेज की बात करने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भाषा अधिगम की बातचीत की जा रही है, भाषा अधिगम की बातचीत की जा रही है। तो इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, भाषा प्रवाह इसका राइट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, भाषा प्रवाह इसका उचित आंसर लगता है यहाँ पर। ये भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में से एक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न की ओर। जी मैक्सिमम लोग यहाँ पर ए दे रहे हैं, लेकिन ए गलत हो जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। हाँ, सेकेंड लैंग्वेज की परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कहा गया है। और अगला प्रश्न है, ये भी आप देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, कहा कि रटनाभ्यास कारणेन, रटन अभ्यास के कारण के द्वारा विद्यार्थियों का किस प्रकार की क्षति होती है। यानी रटने का जब हम अभ्यास करा रहे हैं, कहो कि छात्रों से कहा कि इस पाठ को अच्छे से रट के आना, इस कविता को तुम अच्छे से रट के आना। तुम जब इस प्रकार के निर्देश दे रहे हो छात्रों को, उस निर्देश से छात्रों में किस प्रकार की क्षति होगी, तो ये चीज यहाँ पर पूछना चाह रहा है। ध्यान से समझ लीजिएगा प्रश्न को। बुद्धि विकास बाधते, छात्रों की बुद्धि का जो विकास होता है ना, वो अवरुद्ध हो जाती है। कहा कि आत्मविश्वास नश्यति, छात्रों में विकसित होने वाला जो आत्मविश्वास है ना, वो नष्ट होगा। और कहा कि कक्षा अध्यापन कर्मणि प्रमादम कुर्वन्ति, यानी कक्षा में अध्यापन कर्म में वो प्रमाद करने लगते हैं। और कहा कि अध्ययनस्य उपरि श्रद्धा कर्तुम न शक्नुवन्ति, कहा कि अध्ययन के ऊपर में श्रद्धा नहीं कर सकते हैं। यहाँ बताइएगा क्या सही आंसर होगा। ये हमारा लास्ट प्रश्न है ना। जी बहुत बेहतरीन, हाँ बहुत ही बढ़िया। रटनाभ्यास के कारण से विद्यार्थियों में किस प्रकार की क्षति हो जाएगी, क्लियर कर लीजिएगा विषय को ध्यान से। हाँ जी, सबसे पहली बात कि इन सभी ऑप्शन में से सबसे मतलब जो है ना, कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें हम इन सभी चीज़ों को रख सकते हैं क्या, ऐसा ऑप्शन हमें तलाश करना होगा। तो ऐसे में हमारा यहाँ पर क्या होगा कि डी ऑप्शन इसलिए यहाँ पर राइट होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अध्यापन के कर्म में श्रद्धा नहीं कर सकते हैं। अध्यापन में जब श्रद्धा नहीं रहेगा तो बुद्धि का विकास भी कम होगा और साथ साथ में उनमें आत्मविश्वास की भी कमी होगी। और कहा कि अध्यापन कर्म में भी वो क्या होंगे, प्रमाद करने लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है इनकी अपेक्षा। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, डी ऑप्शन को ही चुना है। ये आप ध्यान रखेंगे। जी मैक्सिमम लोग यहाँ पर दे रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर ए दे रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि आपको समझना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न में से एक प्रश्न है। तो चलिए आज के सेशन को हम इसी प्रश्न के साथ हम समाप्त करेंगे। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा और क्लास मतलब क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास जो है लाइक करके जाइएगा जाते जाते, और क्लास के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए आपका
जो बहुमूल्य जो कमेंट होगा वो मेरे लिए प्रेरणाप्रद होगा, इसलिए आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्लास कैसा रहा इसके प्रति। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें और एग्जाम्पल परिवार के साथ हमेशा बने रहें।